Hello students, class 8, this is video 5 of the chapter मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। बताया जा रहा था कि किस तरीके से रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ और फाइनली रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने यह मूवमेंट चलाया और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट्स मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया। और इस मूवमेंट के साथ साथ गांधी जी ने मुस्लिमों को साथ लेके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया 1921 में, जिसमें कई सारे लीडर्स ने क्या किया, टाइटिल को सरेंडर कर दिया, अपनी उपाधियां लौटा दी थी और कई सारे स्टूडेंटों ने स्कूल छोड़ दिया, टीचरों ने पढ़ाना छोड़ दिया और लॉयरों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और जो फॉरेन गुड्स थे उनका बॉयकॉट किया गया और फॉरेन क्लोथ की होली चलाई गई। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी खादी को प्रेफर कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे जो खादी था वो खादी बड़ा एक्सपेंसिव था, तो पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड खादी ड्यू टू हाई प्राइस। सो स्लोली और एक साल के अंदर जितने यहाँ स्टूडेंटों ने ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन छोड़े थे, उतने ही इंस्टीट्यूशन अब भारतीयों को बिल्डअप करने थे, जो पॉसिबल नहीं था। यानी ऑप्शन के रूप में स्टूडेंटों ने स्कूल छोड़ तो दिया था, पर क्या हम भारतीयों के पास ऐसी कोई व्यवस्था थी जिससे हम इन स्टूडेंटों को पढ़ा पाते, उतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल पाते। तो धीरे धीरे एक साल के अंदर ही जो स्टूडेंट थे वो वापस उन स्कूल में जाने लग गए और वकील लोग वापस कोर्टों में जाने लग गए वकालत करने के लिए। और जो सिपाही थे, जो ब्रिटिश सेना में इंडियन लोग थे, उनको सिपाही बोला जाता था, सिपाही थे, उन्होंने भी वापस ज्वाइन कर लिया। और फाइनली 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा नामक स्थान पर, अगर आपको याद होगा तो, जो पीपल थे उन्होंने गुस्साई भीड़ ने क्या कर दिया, 20 कांस्टेबलों को जला दिया, जिसके कारण गांधी जी ने डिप्रेस होके, गांधी जी को लगा कि जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं वायलेंट हो रहा है और गांधी जी तो नॉन वायलेंस के फॉलोअर थे। फाइनली गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया। इसके बाद मैंने आपको डांडी मार्च के बारे में बताया था कि किस तरीके से 1930 में जो डांडी मार्च की गांधी जी ने साबरमती से डांडी कोस्टल एरिया तक 240 मील्स की यात्रा की थी। 12 मार्च से शुरू की थी 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और 6 अप्रैल 1930 में कोस्टल एरिया डांडी में पहुंचकर गांधी जी ने वहाँ नमक बनाया और इसके साथ ने नमक जो कानून था उसके नमक कानून को तोड़ दिया। और कहते हैं तभी से, इसी डेट से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू किया था। और 1942 में फिर फाइनली गांधी जी ने क्या किया, जैसा कि हम जानते हैं गांधी जी ने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। इसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। तो जैसा कि नमक सभी के लिए इम्पोर्टेंट था, जो रिच और पुअर दोनों के द्वारा इक्वली कंज्यूम किया जाता था, तो रिच और पुअर में एक गैप क्रिएट करने के लिए उस समय लॉर्ड इरविन थे यहाँ पर, तो सॉल्ट टैक्स लगा दिया गया था। और उस समय फॉरेस्ट लॉ भी जो लगाए थे, इस फॉरेस्ट लॉ का अपोज किया गया इसी 1930 में। जहाँ जहाँ नमक का उत्पादन नहीं होता था वहाँ पर नमक कानून के विरोध में और तरह के जो कानून थे, जैसे फॉरेस्ट लॉ था, उसका विरोध किया गया। तो ये जो फॉरेस्टर्स ड्वेलर्स थे, इन लोगों ने अपने कैटेल्स छोड़ दिए वहाँ जंगलों में और जंगलों पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करने की कोशिश की, एक आंदोलन किया। अगर हम बात करें टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस की, तो हम देखेंगे 1940 में जो मुस्लिम लीग था यहाँ पे हैड मूव्ड रिसोल्यूशन डिमांडिंग करने लगा इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया, जो पाकिस्तान शब्द था, पाकिस्तान वर्ड की जो उत्पत्ति थी, रहमत अली ने इसको स्टार्ट किया था फॉर मुस्लिम इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ कंट्री। जो मुस्लिम कंट्री थे नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न एरिया, द रिसोल्यूशन डिड नॉट मेंशन, तो जो रिसोल्यूशन था इसका पार्टीशन और पाकिस्तान ऐसे चाहते थे। वाई डिड द लीग आस्क फॉर ऑटोनोमस अरेंजमेंट्स फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम
द लेट 1930 में द लीग जो थे बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन। वो क्या करने लगे, मुस्लिमों को एक अलग राष्ट्र के रूप में, हिंदुओं से अलग राष्ट्र के रूप में देखने लगे और उसकी डिमांड करने लगे। इन डेवलपिंग द नेशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप इन 1920 एंड 1930। मोर इम्पोर्टेंट था ये जो प्रोविंशियल इलेक्शंस जो हुए थे 1937 में। इट सीम टू हैव कन्वीनेंस एंड लीग दैट मुस्लिम वे द माइनॉरिटी, जो मुस्लिम थे वो माइनॉरिटी थे, अल्पसंख्यक थे। दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकेंड फिडल, वो हमेशा से सेकेंड फिडल के रूप में जाने जाते थे। और एनी डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर था, इट फियर दैट, उन्हें ये डर लगा कि जो मुस्लिम थे में इवन गो अन रिप्रेजेंटेटेड द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ लीग, कांग्रेस ने क्या किया, लीग का रिजेक्शन किया। डिजायर टू फॉर्म ए जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 में ऑल्सो अनॉयड द लीग, और इस तरह से वो इस लीग से अनॉयड भी हो गए थे। द कांग्रेस फेलियर, कांग्रेस की जो फेलियर थी, मोबिलाइज मुस्लिम मासेस, वो उसको संगठित नहीं कर पाई जो मुस्लिमों का मासेस था। इन 1930 अलाउ द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट, तो इसके सामाजिक सपोर्ट के लिए उन्होंने प्रयास किया। इट्स सोच टू इन लार्ज इट्स सपोर्ट इन अर्ली 1940, जब बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर थे उस समय जेल में थे। एट द एंड ऑफ वॉर 1945 में जब इस युद्ध का अंत हुआ, जो ब्रिटिश थे ओपन नेगोटिएशन बिटवीन कांग्रेस और इस लीग में बातें हुई एंड डेमसेल फॉर इंडिपेंडेंस, भारत के आज़ादी के संदर्भ में। दे टॉक्ड फेल द लीग सॉ, और जब ये बातचीत असफल हो गई तो द लीग ने अपने आप को क्या, एक स्पोक्स पर्सन, इंडिया के मुस्लिमों के एक स्पोक्स पर्सन के रूप में माना। कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट, जो कांग्रेस थी, जो ये दावा था कांग्रेस का, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। एंड सिंस ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम, और अभी भी ये जो लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम थे अभी भी सपोर्ट किया गया। इलेक्शन टू द प्रोमिनेंस, जो इलेक्शंस थे इस प्रोमिनेंस के, वेर अगेन हेल्ड इन 1946 में हेल्ड हुए थे। द कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इस तरह से जो कांग्रेस थी इसने जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा किया। बट द लीग सक्सेस, लेकिन जो लीग थी मुस्लिम लीग, इसने मुस्लिमों के लिए जो सीट रिजर्व थी, इट परसिस्टेड विद इट डिमांड फॉर पाकिस्तान, इसने अपनी जो डिमांड थी पाकिस्तान की वो जारी रखी। इन मार्च 1946 में जो ब्रिटिश कैबिनेट थी सेंट ए 3 मेंबर्स मिशन, जो 3 सदस्यीय मिशन था टू दिल्ली टू एग्जामाइन दिस डिमांड एंड सो टू सजेस्ट ए सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया गया स्वतंत्र भारत के लिए। जो मिशन था इसने ये सजेस्ट किया कि इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, इंडिया कब तक यूनाइटेड रह सकता है, एंड कंस्टिट्यूट itself एज ए लूज फेडरेशन विथ सम ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल ऑफ प्रपोजल। जो पार्टीशन था, इसलिए जो पार्टीशन था वो क्या हो गया, ना बिकेम मोर और लेस इनविटेबल बना गया। यहाँ पर हम अगर पिक्चर्स देखें, उन तस्वीरों में यहाँ पर कैद है, तस्वीरों के रूप में उनके जो पल है। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को सुनते हुए जब मुंबई में सेशन हुआ था कांग्रेस का 1946 में, तब की ये तस्वीरें हैं जो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने जब 1946 में कांग्रेस के सेशन की मीटिंग अटेंड की थी। गांधी जी डिसिबल अ कांग्रेस सोशलिस्ट एंड इंटरनेशनलिस्ट नेहरू, अंतर्राष्ट्रीयवाद में जो नेहरू थे, गांधी जी के जो डिसिबल्स थे कांग्रेस जो सोशलिस्ट थे, और अंतर्राष्ट्रीयवाद में नेहरू जो थे आर्किटेक्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो फ्री इंडिया इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए इन्होंने बनाया था। और यहाँ पर एक तस्वीर और दिखाई देती है खान अब्दुल गफ्फार खान की, द पश्तून लीडर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, गांधी के नाम से जाने जाती थी। कलीग्स एट पीस मार्च, बिहार में मार्च में 1947 में उन्होंने एक पीस मार्च निकाला। ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये महात्मा गांधी है। ऑल्सो नोन एज बादशाह, बादशाह के नाम से जाने जाते थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। ए पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया था। द पठान्स, उसके जो पठान्स थे उसके एरियाज में। बादशाह खान वॉज स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया,
जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था 46-47 में प्रपोजल पास हो रहा था, तो बादशाह खान ने इसकी कड़ी निंदा की थी, क्रिटिसाइज की थी। ही क्रिटिसाइज इज कांग्रेस कलीग्स। 1947 में इस डिवीजन की उसने कांग्रेस कलीग्स के लोगों ने इसकी बुराई की थी। यहीं पर एक अलग तस्वीर हमें नजर आती है, जो मौलाना आज़ाद थे विद अदर मेंबर्स, अदर जो सदस्य थे एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेवाग्राम 1942। आज़ाद वॉज बॉर्न इन मक्का, जो आज़ाद थे वो मक्का में पैदा हुए थे, टू बंगाली, और बंगाली थे। फादर बंगाली फादर थे उसके पिताजी, एंड अरब मदर, और उसकी माँ जो थी अरब की थी। वेल वर्स्ड, इसी तरह वो कई भाषाओं में उन्हें ज्ञान था। आज़ाद वॉज ए स्कॉलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के स्कॉलर थे वो, एन एक्सपोनेंट्स ऑफ द नोशन ऑफ वहदत ए दीन। इसेंशियल वननेस दिखाई देती थी, एकता, सभी धर्मों में वो एकीकरण के लिए काम किया करते थे। एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो थे इन गांधी के मूवमेंट्स में, एंड स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एडवोकेट के रूप में जाने जाते थे। ही वॉज अपोज टू जिन्ना, जिन्ना ने टू नेशन, दो राष्ट्र की थ्योरी का सिद्धांत दिया था जिन्ना ने, तो उसके अपोज में थे ये। वहीं एक दूसरी तस्वीर में गांधी जी की दिखाई देती है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी के साथ, जो गांधी जी से बात कर रहे थे। गांधी जी के जिन्ना के साथ जो बात हुई थी उससे पहले की ये तस्वीरें हैं, जिसमें चक्रवर्ती राजा गोपालचारी जो फ्री इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। और फर्स्ट कौन थे आज़ादी के बाद? लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड माउंटबेटन को, क्योंकि वो भारत के नहीं थे। फिर जो इंडियन थे वो थे, यही थे, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। ए वर्टन नेशनलिस्ट थे एंड द लीडर्स ऑफ द साल्ट सत्याग्रह इन साउथर्न सी। राजा गोपालचारी पॉपुलरली राजा जी के नाम से जाने जाते थे। सर्व्ड एज ए मेंबर ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट। 1946 में जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, टेम्परेरी गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने मेंबर के रूप में सेवा दी फ्री इंडिया की, और फर्स्ट फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल भी बने वो। यही एक और तस्वीर इसमें नज़र आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया था इन नेगोटिएशन फॉर इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के जो नेगोटिएशन बातचीत थी उसके संदर्भ में पटेल जो थे हेल्ड फ्रॉम एन इम्पोरिश पीजेंट्स, एक किसान वर्ग से आते थे, प्रॉस्पेरटस फैमिलीज ऑफ नादियाद, गुजरात में। फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजर थे फ्रीडम मूवमेंट्स के, और 1918 ऑनवर्ड से पटेल भी प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 में। एक तस्वीर और नज़र आती है हमें मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल ग्रुप, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जाना कबूल किया इंडिया की फ्रीडम के बाद। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के साथ मुंबई सितंबर 1944 में दिखाई दे रहे हैं। एंड एम्बेसडर थे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के राजदूत के रूप में। 1920 में जिन्ना ने जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया लखनऊ पैक्ट में। ही रीऑर्गेनाइज मुस्लिम लीग को उन्होंने पुनः संगठित किया। एंड आफ्टर 1934 एक मेजर स्पोक्स पर्सन, वक्ता बन गए, क्योंकि पाकिस्तान के डिमांड करने लगे ये। आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, जैसे ही कैबिनेट मिशन फेल हो गया, 46 की बात है, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने एक मास एजिटेशन, पाकिस्तान की डिमांड के लिए एक बड़ा विद्रोह करने की सोची। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 को, याद रखिएगा डेट, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। ऑन दिस डे, इस दिन में जो रॉयट्स थे, दंगे थे, ब्रोकाट भड़क गए इन कलकत्ता में, लास्टिंग सेवरल डे एंड रिजल्टिंग इन द डेथ, और इस तरह से कई हजारों लोग इसमें मारे गए। बाई मार्च 1947 में वायलेंस स्प्रेड, जो हिंसा थी वो तेज़ी से फैल गई डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया में। मैनी 100,000 पीपल, कई हजारों जो पीपल थे इसमें वेर किल्ड, उन्हें मारा गया। एंड न्यूमरस वुमेन जो थी हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रूटिलिटी, जो थी निर्दयता,
कई सारी महिलाओं को पीटा गया ड्यूरिंग द पार्टीशन। इस पार्टीशन के दौरान मिलियंस ऑफ जो पीपल थे वेर फोर्स टू फ्ली, यहाँ से भागने को मजबूर किया गया अपने घरों से। टॉर्न एसेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स दे वेर रिड्यूस टू बिंग रिफ्यूजी, एक विदेशी भूमि में शरणार्थी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए थे, बेघर हो गए, वो होमलेस हो गए। पार्टीशन ऑल्सो मीन दैट इंडिया चेंज, पार्टीशन का अर्थ, विभाजन का अर्थ ये भी था कि जो इंडिया था चेंज मैनी ऑफ हिज सिटी चेंज, बहुत सारे शहर यहाँ बदल गए और नए कंट्रीज में कन्वर्ट हो गया। न्यू कंट्री जो था पाकिस्तान, उसका जन्म हुआ। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस, इसीलिए जो हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस का जॉय था, खुशी थी फ्रॉम ब्रिटिश रूल से, कम मिक्सड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। ये क्या था, जो वायलेंस था और पेन जो था, हिंसा और दर्द, उसके आधार पे टिकी। जो मतलब ब्रिटिश रूल कम मिक्सड विद, मिला जुला असर था। जो ब्रिटिश शासन यहाँ पे चला था उसमें दर्द भी था और हिंसा भी थी। तो इस पार्टीशन के दौरान कई ज़्यादा हिंसा हुई, कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। ये उस समय का चित्र है। ये रिफ्यूजी हैं फ्रॉम रॉयट टाउन, पंजाब से गैदर हो रहे हैं न्यू दिल्ली में इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड। इसी तरह से अगर नेशनलिज्म की बात करें, अफ्रीका में जो हुआ था, केस ऑफ घाना की देखें, लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरी में जो विटनेस था, गवाह था, द राइज ऑफ नेशनल इन मैनी एफ्रो एशियन कंट्रीज में। इन मैनी ऑफ दीज नेशनलिस्ट जो थे आरोज एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल चला स्वतंत्रता के लिए, वहाँ कॉलोनियल के अगेंस्ट जो उपनिवेश थे, बस्तियाँ जो थी। कॉलोनियल रूल जो था अफ्रीका में डिक्टोरियल तो था ही, ओनली द चीफ्स थे वेर अलाउड टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉरेन पावर। अल्टरनेटिवली अगर देखें, लॉ अफेक्टिंग अफ्रीकन वेर क्रिएटेड इन ऑल वाइट लेजिस्लेटर। अफ्रीकन हैड नो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी उनके पास और कोई प्रतिनिधि नहीं था। नॉट अंटिल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लीज द, अगर हम फोर्सफुली देखें, टेक ओवर ऑफ लैंड फ्रॉम इंक्रीज टैक्सेशन ऑफ पुअर वर्किंग कंडीशन भी थी। काम करने की जो दशाएं थी वो काफ़ी खराब थी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोकल ओनर थे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए और पुअर कंडीशन थी। अफ्रीका में कई जगह पर इसका विरोध हुआ। 1957 में जो घाना था, जो उस समय गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, बिकेम द फर्स्ट सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज टू गेन इंडिपेंडेंस। जो फ्रीडम था, मूवमेंट वाज लेड बाय ख्वामे निक्रूमा। कन्वेंशनल पीपल पार्टी के थे ये। उन्होंने स्ट्राइक्स के द्वारा बॉयकॉट किया गया, मास रैली निकाली और पार्टी वोन ह्यूज इलेक्शन, और पार्टी ने इलेक्शन की विक्ट्री जीती। इट अपोज द एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था इन विच ब्रिटिश रूल हैज अलाउड द चीफ्स टू नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव। जो ब्रिटिश रूल था उसने चीफ्स को नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नॉमिनेट किया था। इट प्रेशर द ब्रिटिश टू ग्रांट अ लेजिस्लेटर दैट कंटेन नो नॉमिनेटेड और स्पेशल मेंबर्स एंड वोन द डिमांड इन 1954। फिर क्या हुआ, इलेक्शन टू न्यू लेजिस्लेटिव में काउंसिल के लिए 1956 में कराए गए। एंड कन्वेंशनल पीपल जो थे पार्टी के, वोन दस पेविंग द वे फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में घाना फाइनली हो गया। इस तरीके से हमने इस चैप्टर में ये जाना कि इंडिया में जो पार्टीशंस हुआ, फ्रीडम जो मिली, किस तरह के लंबे स्ट्रगल के बाद मिली थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।